इस सभागार में मौजूद सभी को मेरा नमस्कार। पंचासीन आदरणीय प्रबंध समिति के अध्यक्ष हमारे गुरुजी विश्व प्रकाश मिश्र जी अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे गुरुजी भी हैं, हमारे प्रमोशन में कई बार रहे हैं और हमेशा बोलने के बाद हमारा सहयोग किए हैं। और मंच पे अन्य अतिथि शिक्षक, सम्मानित शिक्षकगण और प्यारे छात्र छात्राओं, विशेष करके छात्र छात्राओं से मैं संबोधित करूंगा क्योंकि उन्हीं के कारण हमारा स्थान ऊंचा होता है। जब वो कहते हैं बच्चों जा करके कि सर ने कुछ सिखाया है तो हमारा मकाम ऊंचा होता है। आज अभी हमसे पहले कौशिकी जी ने इतना विस्तार पूर्वक व्याख्यान दिया है कि मैं अब उनके सामने सूरज को दिया दिखाने बराबर ही बात कर पाऊंगा, लेकिन चूंकि आदेश है कि बोलना है और मुझे ये सम्मान दिया गया है बोलने के लिए, अस्वस्थ होते हुए भी मैं आया हूँ। मुझे वायरल फीवर है, क्योंकि मुझे ये सम्मान मिला तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था। इतिहास के बारे में जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम वहीं से शुरू करें जहां कौशिकी जी ने ये प्रश्न उठाया कि इतिहास को लिखने में बायसनेस क्यों आती है, ऑब्जेक्टिविटी क्यों नहीं होती। इतिहास को लिखने में हम कहाँ गलती करते हैं जिसके कारण पैदा होता है। ईएचकार को कई बार कोट किया गया है, चूंकि सबसे बड़े स्तंभ माने जाते हैं। ईएचकार ने व्हाट इज हिस्ट्री लिखा और हिस्ट्री की सारी थ्योरी उन्होंने कहिए कि एक वेद बना करके प्रस्तुत कर दिया, जहां उन्होंने कहा हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, तो वहीं उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही। हिस्ट्री को समझने का दृष्टिकोण ही वर्तमान है तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि जब दृष्टिकोण ही आज का होगा तो समय के साथ विभिन्न चीजों का आविष्कार होगा और देखने का नजरिया बदलता जाएगा। फिर वहीं पर ईएचकार ने यह भी कहा कि इतिहास लिखा जाता है ऐतिहासिक तथ्य से, हिस्टोरिकल फैक्ट से, और वो मछली के जाल में मछली की बन करके मौजूद है, जिसको इतिहासकार जाते हैं और अपने पसंद की मछली उसमें से निकाल लाते हैं और अपने पसंद से उसको भूनते हैं, तलते हैं, पकाते हैं, जो इच्छा हो अपने इच्छा अनुसार पका करके प्रस्तुत करते हैं। तो जब ऐसा होगा तो हमारा रंग तो उस पर चढ़ेगा ही, लेकिन प्रयास यह होता है कि उसमें हम ऑब्जेक्टिव रहें। सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स में जब हम तथ्य का चुनाव करते हैं तो वहां पर हम बायस ना हो जाएं। जब हम तथ्य चुनते हैं तो उसी वक्त पहले ही मन बना लेते हैं कि मुझे किसको खराब साबित करना है और किसको अच्छा करना है, उसी के अनुसार हम तथ्य चुन लेते हैं। इतिहास के तथ्य के दो पहलू होते हैं हमेशा, तो उसको सिलेक्शन में ईमानदारी करना चाहिए इतिहासकारों को, तब हम ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए समय के साथ पहले केंद्र पर आधारित इतिहास लिखे जाते थे, दरबारी इतिहास लिखे जाते थे। समय के साथ वो मैक्रो हिस्ट्री माइक्रो हिस्ट्री में बदल रहा है। अब ये कोई शिकायत नहीं रह गई है कि वो लोकल स्थानीय लेवल पर इतिहास नहीं लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है, बड़े पैमाने पर लिखा जा रहा है। आपने खुद ही अभी सामने प्रस्तुत किया। ये क्या था? माइक्रो हिस्ट्री थी, बलिया की हिस्ट्री थी, बलिया के आसपास का इतिहास था। तो अब ये शिकायत नहीं रह गया। इतिहास में चूंकि अपना रंग होता है तो विभिन्न प्रकार की विचारधारा उत्पन्न होती है, उसको स्कूल्स कहते हैं हिस्ट्री के। तो सबसे पहले इंपीरियलिस्ट स्कूल का विकास हुआ, यानी ये साम्राज्यवादी ताकतों ने अपनी किताबें लिखी ताकि वो प्रमाणित कर सके कि ये साम्राज्य जो है हमारा गलत नहीं है। ये चीज है। दूसरी एक गलत फहमी ये है कि इतिहास राजा और राजा महाराजाओं का इतिहास है, ग्रैंडीज ऑफ स्टेट्स एंड रिलीजन, धार्मिक गुरुओं का और राजा महाराजाओं का इतिहास है। इस गलतफहमी को पहले हमारे माइंड से निकालना पड़ेगा। इतिहास हर चीज का होता है। इमेजिन करिए कि अगर ये मोबाइल सिस्टम को हम खत्म कर दें और हमारा ऊपर वाला कोई ऐसा प्रोग्रामिंग कर दे कि हमारे माइंड से जितनी टेक्नोलॉजी है मोबाइल की या टेलीफोन की सबको वाइप आउट कर दे, तो फिर हम कहां से शुरू करेंगे? वही चिट्ठी पत्री से। अर्थात हर चीज इतिहास अपने वर्तमान इतिहास पर आधारित होता है। पहले फोन का आविष्कार हुआ, तब मोबाइल फोन का आविष्कार हुआ।
फिर इसके आगे एंड्रॉयड आया, इसके आगे एआई आया। अगर इसको हम निकाल देंगे तो हम इतिहास निकाल दिए। बिना तथ्य के इतिहास, ये कार ही ने बताया है कि खाली बोरा है, बोरा को रख दीजिए, उसका कोई शेप नहीं है, लेकिन बोरा में जो भर देंगे वही उसका शेप होगा, वही इतिहास होगा। तो हर क्षेत्र में, बायोलॉजी का क्षेत्र हो, फिजिक्स का क्षेत्र हो, कंप्यूटर का क्षेत्र हो, आईटी क्षेत्र जितना हो, राजनीति हो, पॉलिटिक्स जो है, इकोनॉमिक्स है, समाज है, सबसे बड़ा समाज है, ये हर क्षेत्र का इतिहास होता है। केवल राजा महाराजाओं को गड़े मुर्दे उखाड़ने का नाम इतिहास नहीं। तब अब जब हम देखेंगे तो माइक्रो लेवल पर हम जाएंगे, हम हर संस्कृति को पढ़ेंगे, हर संस्कृति को हम देखेंगे और समझेंगे। एक चीज और इतिहास में मैं इस विचारधारा से जरा सा हट के अपनी बात रखता हूं कि अक्सर लोग इतिहास को किसी धर्म या विचारधारा से देखते हैं जोड़ करके, और जो भी आए जीत करके उन्होंने अपने धर्म को वरीयता दिया कि हमारा धर्म अच्छा था इसलिए हम जीते। हमारे एक हाई स्कूल में गुरु जी होते थे, झा जी हेड मास्टर थे। जब कोई टीचर क्लास में गायब होते थे तो वो उनकी जगह पढ़ाते थे, बड़े विद्वान थे, हर सब्जेक्ट जानते थे। तो वो आए इतिहास पढ़ाए तो नए दृष्टिकोण से, चूंकि हिस्टोरियन नहीं थे, एक नया दृष्टिकोण उन्होंने प्रस्तुत किया कि देखो तकनीकी विकास इतिहास का असल बुनियाद है। सबसे पहले यहाँ लंगोट वाले लोग थे तो धोती वाले आए, उससे सब रथ पे सवार होकर के, और उन्होंने उस पर कब्जा किया और अधिकार कर लिया। फिर इसी में विकास तरह तरह का होता रहा, तीर तलवार आते रहे। फिर नारा वाले आए, पजामा वाले, यानी मुसलमान आए नई तकनीक से। वो तकनीक क्या थी? अरबी घोड़ा को नाल लगा था और रिकाब लगा था, और घोड़े पर चढ़ करके वो दूर से तीर मार करके यू टर्न लेना सीखे थे। तेजी से गए, 6 लोगों के ग्रुप बनाते थे, सामने खड़े हैं, पैदल सेना खड़ी है कि आओ तो तुम्हें मारूं, लेकिन ये गए और दूर से तीर मारा और यू टर्न लेकर के वापस आ गए, और वो देखते रह गए और हार गए। इस तकनीक के सामने इंडियन सेना टिक नहीं पाई। यानी क्या था? तकनीक की जीत थी। ये एटम बम था उस जमाने का। कहा, मिराज सिराज ने कहा ये अल्लाह ने जीत दिलाई। नो, साइमन डिग्बी ने कहा ये तकनीक की जीत थी। फिर यही तकनीक घोड़े वाली रह गई, मुगल तोप लेके आ गए और 1,40,000 की इब्राहिम लोदी की सेना को 12,000 की बाबर की सेना ने घेर के एक दिन में मार दिया। किससे? तोप से। ये तकनीक की जीत थी। फिर मुगलों का यही तकनीक यही स्टैग्नेंट होकर रह गया, तो एलएमजी लेकर के ब्रिटिश आए और तोप चलाने वाले को ही मार दिया, तोप चलाते रहो। यानी ये बेल्ट वाले आए, हमारे गुरुजी ने कहा बेल्ट वाले आए और नारा वाले को हरा गए। ये तकनीक की जीत है। आज हवाई तकनीक है, जिसके पास हवाई ताकत है, देखिए कैसे जीत रहे हैं। इतिहास धर्म से या किसी विचारधारा से नहीं चलता है। इतिहास तो अपने लय में चलता है, आप उसको जिसमें बदल दीजिए, जिस एंगल से देख लीजिए। वो तो बह रहा है, बहती दरिया है, आप उसको रोक नहीं सकते। आप जिस धारा, जिस दृष्टिकोण से उसको देखिएगा, उसी का उत्तर मिलेगा आपको। लेकिन जीत किसकी है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। जीत कौन रहा है? जिसकी अच्छी इकोनॉमी है, जिसका अच्छा सिस्टम है, जिसका अच्छा युद्ध तकनीक है। वो भले ही हम जितना गाली दे, हम गाली गलौज वाले कौम बन जाए, लेकिन जीतता तो वही। ये वही जमाना था कि ये ब्रिटिश जिनके पास तकनीक नहीं थी तो मुगल दरबार में आके भीख मांगा करते थे। आज हम अमेरिका के सामने भीख मांगते हैं। ये तकनीक ही तो है। अगर धर्म से जीत होती तो ईसाई कैसे मुसलमान को हरा देते? जिस अल्लाह ने जीत दिलाई थी तुर्कों को, उसी अल्लाह ने ब्रिटिश के हाथ हरवा दिया, ईसाइयों के हाथ। नो, गोली नहीं जानती कि मुसलमान का सीना है कि हिंदू का कि ईसाई का। वो तो केवल जानती है कि छलनी करके निकल लेना। तो इस तरह से इतिहास को हमको एक न्यूट्रल दृष्टिकोण से जरूर देखना चाहिए। इतिहास से शिकायत कम, फायदे ज्यादा उठाने चाहिए। बहुत मशहूर प्रधानमंत्री हुए हैं जवाहरलाल नेहरू। उनकी एक घटना बताता हूँ कि जब वो अच्छा इतिहास भी लिखते थे, पढ़ते थे, तो उन्होंने एक बार अपने मशवराकारों को बुलाया, कहा कि अलाउद्दीन खिलजी को मैंने पढ़ा है, मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरह अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में सैनिकों को सस्ते में फिक्स रेट पर सामान दिया जाता था, यानी पूरी जनता को बाद में फिर दे दिया गया, उसी तरह की व्यवस्था मैं करना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा कि हुजूर ये संभव नहीं है, हमारा देश बहुत बड़ा है,
अलाउद्दीन के जमाने में उतना नहीं था, वो कुछ क्षेत्रों में सीमित था। तो कहा मैं क्या कह रहा हूं पूरे देश में करूं, मैं कह रहा हूं कि हमारा देश अभी गरीब है, सैनिकों को कम तनख्वाह देते हैं, क्यों ना उनके लिए कोई फिक्स रेट करके हम सामान कम दाम पे उन्हें दें ताकि उनको भी संतुष्टि मिले। और उसका परिणाम है कि मिलिट्री कैंटीन आप सुनते होंगे कि सैनिकों को मिलिट्री कैंटीन पे कम दाम पे सामान मिलता है। तो इतिहास से हमें सीखने की जरूरत है, भविष्य निर्माण करने की जरूरत है। वर्तमान के दृष्टिकोण से देख ले इतिहास को और भविष्य निर्माण करें। अब हम आते हैं कि ब्रिटिश शासन की स्थापना पे थोड़ा मैं 10 मिनट लूंगा। और क्या है असल में, आज तक हम समझ नहीं पाते कि ब्रिटिश के खिलाफ हम आंदोलन क्यों किए। जब हम ब्रिटिश के खूबियां बताएंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि फिर उनके खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत क्या थी। लेकिन उसी वक्त सही बात बताऊंगा तब समझ में आएगा कि क्या है। तो शुरू होती है कहानी प्लासी से। प्लासी में क्लाइव षड्यंत्र रचता है। मीर जाफर, अमीचंद, जगत सेठ और राय दुर्लभ, ये 4 लोगों को मिला करके सिराजुद्दौला को हरा देता है। उसने ये सोचा था कि ये तो एक व्यापारिक कंपनी है, हार जाएगी चली जाएगी, वो जीत जाएंगे हम, इनको व्यापारिक सुविधा चाहिए। ये छोटी सी भूल को मुजफ्फर रजमी ने एक शेर में कहा है कि ये जब्र भी देखा है तारीख के की नजरों ने, ये जब्र यानी जुल्म अत्याचार, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। यानी एक लम्हे की भूल थी और सदियों हम उसका भुगतान करते रहे। इस तरह से सिराजुद्दौला हार गए, उनको मार दिया गया, सब लोग पटना भाग गए। पटना में एक राम नारायण मौजू नाम के एक जमींदार थे, राजा साहब थे, कवि भी थे। उन्होंने लोगों से एक शेर में पूछा, फिर एक शेर में पूछा, गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की। गजाला आंख को कहते हैं, वाकिफ अवगत हो। गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की। मजनू यहाँ सिराजुद्दौला है। गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी। दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी। तो यहाँ से देखिए वीरानगी शुरू हो रही है, लोग समझ रहे हैं कि वीरानगी आएगी और आनी शुरू हुई। फिर यहाँ पे एक कहा जाए वही बात, मैं तकनीक की जो मैंने बात कही थी कि कुछ लोगों की गद्दारी से हम हारे, ये उतना ही फिर सच है कि अगर गद्दारी से हारे तो फिर बक्सर कैसे हारे, जहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, तीनों की संयुक्त सेना थी और हार गई। क्यों? अब यहां तो कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा था, वही तकनीक की जीत हो रही थी। हल्के बंदूक लेके आए और हम तोप लेके घूमते रहे। ब्रिटिश ने हमको 3 तरह से कब्जा किया। अब वो समझ गए कि हमारे पास हथियार अच्छा है, ये सब बिल्कुल, ये कोई वहां ये झगड़ा नहीं है आपस का कि ये राजा महाराजा कमजोर थे, झगड़ते रहते थे आपस में इसलिए ब्रिटिश जीत गए। नो, मेरी थ्योरी बिल्कुल इस पर उल्टी है। हथियार थे, जब तक मराठे कौन से कमजोर थे ब्रिटिश से, बहुत बड़ी शक्ति थी मराठा, मुगल के बाद सबसे बड़ी शक्ति थी, वो हारे क्यों? तकनीक से। तो युद्ध से जीता, मराठों को हराया, मैसूर को हराया, इस तरह से युद्ध से जीते। रणजीत सिंह को, सिख राज को हराया, तो युद्ध से जीते। दूसरी इनकी तकनीक थी, तकनीक लगाते थे सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। राजाओं के पास गए, कहा कि ऐसा है कि मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, तुम मेरे मित्र हो जाओ, तुम पर कोई आक्रमण करेगा तो मुझ पर आक्रमण होगा, उसके लिए मुझे सेना रखनी है, तुम खर्चा दोगे। उसके खर्चे पे सेना रख लिया, उसको मित्र बना लिया, सहायक संधि बना लिया, और वो ऐसे उसको पालते थे जैसे बकरा पाला जाता है, जिसकी किस्मत क्या है, कटना। प्रभु सत्ता छीन लिया जब मौका आया, अवध को मौका आया, जब भी मौका आया छीन लिया। तो दूसरा तरीका था जीतने का, सहायक संधि। और तीसरा गोद निषेध या हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हमारी परंपरा में है था कि जिसके पास पुत्र नहीं है वो पुत्र गोद ले सकता है और वो फिर उसका उत्तराधिकारी बन सकता है, इसको समाप्त करके। यानी जो भी तरीका हो, पूरे भारत पर साम्राज्य का पैर पसर गया। अब यहां से हम ये देखेंगे कि जब उसने पैर पसार लिया, इससे पहले मुगलों का पैर पसरा था, उससे पहले तुर्कों का पसरा था, अंतर क्या था कि हम इतना उतावले हो गए इनके खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम करने के लिए, संघर्ष करने के लिए।
पहला अंतर समझिए, ब्रिटिश ये मान के चलते थे कि इस देश को मैंने जीता है, इस देश की धरती मेरी निजी प्रॉपर्टी है, निजी, उसका भी मैं उदाहरण दूंगा। जबकि वहीं पर मुगल कहते थे मैं लगान का मालिक हूं, जमीन का मालिक ओरिजिनल मालिक है, वो उसको बेच सकता है, गिरवी रख सकता है, दान दे सकता है, लेकिन ब्रिटिश काल में ऐसा नहीं कर सकते थे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के कुछ डिस्ट्रिक्ट, वाराणसी के कुछ डिस्ट्रिक्ट में लागू किए गए थे। क्या था, रातों रात सुबह उठे तो खबर मिली कि सारे किसानों की जमीन छीन करके जमींदार को दे दिया गया। सुबह उठे तो पता चला हम जमीन के मालिक ही नहीं है, अब हम किराएदार है। मालिक जमींदार आए या कहा कि तुमको खेती करना है तो करो, नहीं तो घर जाओ। अब सोचिए कितना बड़ा अत्याचार है, पूरी जमीन छीन गई एक पेन ऑफ स्ट्रोक ऑफ पेन से। इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है। बाकी जगह पर जो रैयतवाड़ी लगान लगाया गया, मालवाड़ी लगाया गया, इन सब में जमीनें डायरेक्ट तो नहीं छीनी गई, लेकिन रेंट के रूप में लगान लिया गया कि रेंटर हो तुम लोग, और अधिकतम 20 से 30% उपज का छोड़ते थे, बाकी सब ले लेते थे। ये था अत्याचार। दूसरा अत्याचार ये था कि इससे पहले के काल में हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक थे। व्यापार का संतुलन हमारे पक्ष में था। दुनिया के हर मुल्क में जैसे आज चाइना का माल पड़ा हुआ है, वैसा ही हमारा माल पड़ा रहता था। लोग सोना चांदी लेके आते थे और हमारे यहाँ चिरौरी करते थे, भीख मांगते थे कि हमें भी व्यापार करने की इजाजत दी जाए। ये सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब कब आए, कैसे आए? हमारे दरबार में आए। क्यों? क्योंकि हम उत्पादन करते थे, इतना उत्पादन करते थे कि 36% जीडीपी आज के हिसाब से आंका गया है। हिंदुस्तान में सोने की कोई खान नहीं मिली, लेकिन सोने की चिड़िया हम थे। प्राचीन काल से कोई सोने की खान नहीं है, लेकिन इसी कारण से, चूंकि उत्पादन हमारा बाहर जाता था, बदले में सोना चांदी आता था। प्राचीन काल में रोम में लिखा प्लिनी ने अफसोस के साथ कि हमारा पूरा सिक्का सोने का चला जा रहा है इन इंडिया। मुगल काल के भी यही स्थिति थी। वहां के पार्लियामेंट ने कानून पास किया कि 1200% टैक्स लेंगे। तब भी वो एक नॉवेलिस्ट लिखता है कि अफसोस होता है कि मैं जिधर नजर उठाता हूं, हाथ में रुमाल से लेकर के खिड़की के पर्दे तक हिंदुस्तानी है। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगड़ा 1813 के बाद, जब रेवोल्यूशन आया, क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में। अब वहां से हम सोना नहीं, वहां का उत्पादन खरीदने के लिए मजबूर हुए। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। अब वो खेत पर लौट के जाएंगे, भूख मरेंगे, और भूख नहीं मरेंगे, मरते रहे लाखों लोग। एक साल में केवल बंगाल में 1828 में 25 लाख लोग मर गए भूख से। कितने मरने के कगार पे रहे होंगे। खुद विलियम बेंटिक लिखता है अपनी डायरी में कि बंगाल की सड़क चलने लायक नहीं है। बोन्स ऑफ द वीवर्स आर ब्लीचिंग ऑन द रोड। उनकी हड्डियां, चूंकि वो दफनाने जलाने की भी छकत नहीं थी किसी को, रोड के किनारे फेंक देते थे लाशों को। यह अत्याचार था। लगान वैसे ही हाय। मेन चीज यही थी कि हमें जीवन का अधिकार ही छीन लिया था। हम इतने विवश हो गए थे कि अपने बच्चों को उनको बेच देते थे कि ये जहां उसको खाना मिल जाए, भूख से मरे ना। इंडेंचर्ड लेबर का नाम सुना होगा। इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। मॉरिशस, फिजी, गुआना, ये सब में यहाँ के लेबर को ले जाया जाता था 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, एकदम मिनिमम पैसे पे। और वहां जाने के बाद वो लोग लौटना नहीं चाहते थे कि फिर जाके भूख मरेंगे, तो वहीं फिर अपना एक्सटेंड करा लेते थे। परिणाम ये हुआ कि आज पूरी आबादी हिंदुस्तानी आबादी है वहां, फिजी में, मॉरिशस में, गुआना में। ये किस लिए भाग रहे थे लोग? भूख से मरने के लिए, दरिद्रता से बचने के लिए। ये था उनका अत्याचार। अन्यथा अगर आप देखें तो पहले के दौर में न्याय की हालत ये थी कि बिना कानून के जो चाहते थे राजा महाराजा सब सजा देते थे। इंडियन पीनल कोड बनाया, नीचे से लेकर के दीवानी अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक बनाया, जिला अदालत से
हमें डेमोक्रेसी सिखाया, रेलवे दिया, संविधान पर चलना सिखाया, और जाते जाते एक बढ़िया काम करके गया। वो चाहता तो मुगलों के वंश को बुला करके सत्ता हस्तांतरित करता, लेकिन उसने कहा नहीं, संविधान बनाइए। ऐसा नहीं है कि केवल बुराई, लेकिन बुराई क्या थी? जीने का अधिकार ही छीन गए थे, हम जी ही नहीं पा रहे थे। हमें सिर्फ लगान ही नहीं ज्यादा लेते थे, मजबूर करते थे कि आप अफीम की खेती करिए, नील की खेती करिए। ढेरों विद्रोह हुए हैं, अवध किसान सभा बनी और कई किसान सभा का नाम है कि वो बनी, लेकिन हमने देखा कि सबके बाद भी किसानों को कभी राहत नहीं मिली, कभी खाना नहीं मिला, वो मरते ही रहे। अब इसके बाद हमारे पास कोई चारा ही नहीं था कि उनके खिलाफ हम आंदोलन न करें। पबना एग्रीरियल लीग बना, उसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट पास हुआ। एक चीज और बताना मैं भूल गया कि जो परमानेंट सेटलमेंट, जो अस्थायी बंदोबस्त लगान का किया गया था बंगाल में, वो बहुत मिनिमम कॉस्ट पे किया गया था। 1791-92 में जितना लगान वसूल हुआ था, उसी को आधार मान करके लगान लगाया गया था। और जो 1954 में यह व्यवस्था समाप्त हुई है बंगाल टेनेंसी एक्ट के द्वारा, तब तक वही अमाउंट था। अगर 1 रुपया है तो 1 ही रुपया था, जिसके कारण एक और समस्या आई, विस्तार होता गया, आमदनी बढ़ती गई जमींदारों की। जमींदार अपनी जमींदारी को 2-4-5 हिस्से में बांट करके, मान लीजिए कि बलिया का लगान 1 लाख है, तो 1 लाख सरकार को हमको सनसेट सिस्टम के हिसाब से दे देना है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन जब तक सूर्यास्त के पहले पहले जमा कर देना है। तो हमने क्या किया कि 4-5 हिस्से में बांटा बलिया को, और 4-5 ठेकेदारों को 1-1 लाख में दे दिया, और हम आके बलिया के शहर में बस गए। अब हम केवल 4-5 लोगों को जानते हैं। कुछ दिन बाद और खेती का विस्तार हुआ, उसने भी यही किया। ये कई चेन में कहीं कहीं 30-30 स्टेप्स बन गए। इसको एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कहते हैं, जो लैंडलॉर्ड को मालूम भी नहीं। जैसे मैं मऊ में देखता हूं कि जौनपुर के जमींदारों की जमींदारी है मऊ में, ये अपने आप में एक अन्याय था। तो उसकी रात हम लोगों ने पढ़ा है, कैसे जारा से ठुठकता हुआ आदमी साल भर 3 रुपया जमा किया था कि कंबल खरीदेंगे, लेकिन वो भी लगान में दे करके मजदूर बनना पसंद उसने किया, खेती छोड़ना पसंद किया। अब हम इन पृष्ठभूमि में कि कैसे ब्रिटिश का अत्याचार हम पर हो रहा था, अब हम अपने प्रांत उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत पे आते हैं, जिसे हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। केवल इसलिए नहीं कहा जाता है कि यहां से 9 प्रधानमंत्री हुए, एक प्रधानमंत्री इस बलिया से भी हुए, युवा तुर्क चंद्रशेखर जी। इसलिए नहीं राजनीति में हम सक्रिय हैं, इसलिए नहीं कि मोदी जी को भी अगर प्रधानमंत्री बनना था तो हमारे ही प्रांत आना पड़ा, इसलिए कि ये हर तरह की संस्कृति का भी केंद्र रहा है। अगर आप देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का घर कहां बन रहा है? अयोध्या। कर्मयोगी श्री कृष्ण जी कहां? मथुरा और वृंदावन। बरसाना की राधा। शिव जी का की नगरी कहां है? वाराणसी। कबीर की नगरी कहां है? वाराणसी। रविदास। उसी तरह आप आइए गौतम बुद्ध पे। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहां दिया? धर्म चक्र परिवर्तन कहां हुआ? सारनाथ। सारनाथ ही में वो पिलर है जिसका एम्बलम हमारे सिक्के पे है, वहां का स्तूप, वहां का केंद्र आज भी सारनाथ जगमगा रहा है। उनको महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ? कुशीनगर। ये सब भी उत्तर प्रदेश में है। उसी तरह से बनारस में जैन के कई तीर्थंकर का जन्म हुआ है, तो जैन का भी धर्म का भी केंद्र यही है, और भी ढेर सारे जैन के केंद्र हैं यहाँ। दूसरी बड़ी आबादी है यहाँ मुसलमानों की। मुसलमानों के भी धार्मिक सारे केंद्र यही है। मुसलमानों में कई गुट होते हैं, उनको मसलक कहते हैं हम लोग। बरेलवी मसलक के आला हजरत बरेली के हैं। दूसरा मसलक होता है देवबंदी मसलक, उनका देवबंद है केंद्र। तीसरा मसलक होता है सल्फी मसलक, बनारस में है अहमदिया सल्फिया। और एक गुट, बड़ा गुट है शियाओं का, वो लखनऊ। लखनऊ की तहजीब, लखनऊ के शियाओं का मातम मशहूर है पूरी दुनिया में। तो इस धर्म का भी केंद्र यही है।
जब हम स्मारक के रूप में देखते हैं तो 7 अजूबों में एक अजूबा कहां है? ताजमहल यूपी में, आगरा का किला, सिकंदरा का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, फिर इसके बाद आप आइए विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, रानी लक्ष्मीबाई, वो झांसी का किला। आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पे ये हार्ट ऑफ इंडिया है। यहां हम लड़ते झगड़ते भी हैं लेकिन दिल यही है, क्योंकि यहां सारी सभ्यता ऐसी मिक्स है, इसीलिए लड़ते हैं। ये नहीं वजह है कि हम अलग अलग हो जाए तो नहीं लड़ेंगे ना, ये लड़ते ही इसीलिए है कि हम एक साथ रहते हैं। ये जान लीजिए, मैं अपने कॉलेज का 4 साल एबीवीपी का नगर अध्यक्ष था। अब इसका मतलब यह है कि मुझे लोग क्या कहेंगे, कह रहे भाई आप मुसलमान लोग एबीवीपी के नगर अध्यक्ष है। नो, ये यहाँ की संस्कृति में घुलना मिलना मजबूरी है। इसी को गंगा जमुना संस्कृति कहते हैं। ये गंगा की का जो प्रवाह है गंगा मैया का, ये बड़ी संस्कृति को जन्म दिया है, सारी संस्कृतियों को जन्म यही दिया है। प्लेन एरिया है, इतना प्लेन एरिया कहीं नहीं है। तो ये यूपी है। इस यूपी से अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमने यहाँ आंदोलन भी किया है ब्रिटिश के खिलाफ। तो इसको हमने कई चरणों में बांटा है। इसको सबसे पहला चरण हम यहां से शुरू करते हैं जब मंगल पांडे इसी धरती के वीर ने विद्रोह किया था 34वीं रेजिमेंट के कुछ साथियों को लेकर। ये पहला और मेरे ख्याल से बाद में, बहुत बाद में निस्वार्थ हुए। प्रारंभ में पहली निस्वार्थ कुर्बानी थी। पर्सनल कारण से कुर्बानी नहीं दिया था उन्होंने, सबके लिए, कि भाई ये जो कार्टेज है इनफील्ड राइफल का, वो हम नहीं दांत से काटेंगे, हम अपनी संस्कृति धर्म को बचाएंगे, वो सबके लिए कर रहे थे। ये पहला निस्वार्थ। यही से समझिए कि एक बिगुल फूक गया था। दूसरा होता है मेरठ से 24 अप्रैल को 90 लोग मेरठ के भी रेजिमेंट से विरोध कर देते हैं कि हम इसको नहीं काटेंगे दांत से। दांत से असल में गोली लगाते समय हाथ खाली नहीं होता है, उसको एक हाथ से लेना होता है, दांत से उसका कवर को हटाते हैं तब लगाते हैं राइफल में। बोले नहीं, मैं दांत से नहीं काट सकता। न हिंदू के लिए ठीक था न मुस्लिम के लिए, दोनों चर्बियां वर्जित है दोनों के लिए। उनको सजा मिली, डिसमिस किया गया, जेल में डाला गया। इससे पहले प्लानिंग बहुत सारी अंदर अंदर हो रही थी विद्रोह की। असमय ये विद्रोह हो गया। 10 मई को मेरठ की छावनी से सैनिकों ने, सिपाही ने विद्रोह कर दिया, अपने अधिकारियों को मारा, सबको आजाद किया जो जेल में थे। और गए कहां, निकले कहां के लिए? आपने अभी बताया कि रास्ते में बहुत सारे जमींदारों ने हमें शरण दिया और मरवाया भी। इस पर मुझे फिर याद आ गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब कहा गया कि आप यहां इंग्लैंड की व्यवस्था यहां नहीं है कि यहां जमीन के मालिक जमींदार होते हैं, तो कहा चुप रहो, मैं रानी से परमिशन ले लूंगा। ये एक सशक्त वर्ग हमारे साथ आ जाएगा, हम इस जगह नए हैं, ये जमींदार का एक सशक्त वर्ग रहेगा मेरे साथ हमेशा। और वो 1857 में उनके काम आया, उन्होंने साथ दिया, ऐसे ही मरवाया, क्योंकि वो चले जाएंगे तो जमींदारी समाप्त हो जाएगी। तो ये गए बहादुर शाह जफर के पास, मुर्दा हालत में, अब बिस्तर पे थे। क्या होना था, तकदीर में तो लिखा था हार, लेकिन इसको हार नहीं कहते हैं, असफलता कहते हैं, क्योंकि ये बड़ी कोशिश थी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर ने सही नाम दिया है। ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। वो अलग बात है कि उनको हरा करके रंगून भेज दिया गया। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए। फिर मुसलमान एक कब्र में दफन होते हैं जिसके 2 गज की लंबाई होती है। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। जो मुगल सम्राट 4 देश के 5 देश के मालिक थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, आज का पूरा, उनको 2 गज जमीन भी नहीं मिली। अब हम देखें कि हमारे प्रांत में सबसे ज्यादा क्रांति राजाओं की भी और प्रजाओं की भी, और
जगह पे कुछ राजाओं ने क्रांति किया था, लेकिन जन विरोध, जन आंदोलन केवल उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो झांसी में रानी झांसीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब और तांतिया तोप, उनके सेनापति तांतिया तोप, ये सब देखिए यूपी के हैं, मेन जो भी है। अवध में बेगम हजरत महल 2 साल तक ब्रिटिश ने छक्के छोड़ाए, हाथ नहीं लगी, नेपाल चली गई। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बरेलवी में खान बहादुर खान। यानी यूपी की अहमियत आप स्वतंत्रता संग्राम में देख लीजिए। हम ऐसा ही नहीं जुझारू है, क्रांतिकारी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में क्रांतिकारी आज भी करते हैं, क्रांति आज भी करते हैं। दूसरा चरण आता है कांग्रेस की स्थापना का। भले ही ए.ओ. ह्यूम ने अपने को बचाने के लिए, चूंकि सर सैयद अहमद खान ने किताब लिखी थी असबाबे बगावत हिंद, हिंदुस्तान नई विद्रोह के कारण, तो उनको बता दिया था कि विद्रोह क्यों क्यों हुआ। तो उसके निवारण के लिए उन्होंने सेफ्टी वॉल्व के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कराई। जैसे कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है, तो जब भी कुछ ज्यादा उबाल आएगा जनता में, तो कांग्रेस के द्वारा उसको डिफ्यूज कर देंगे। भले ही 1905 तक ये पिटीशन, यानी 3P, प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट पर आधारित थे, लेकिन 1905 के बाद कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के हाथ से निकल गई। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ और फिर तिलक जैसे लोगों के हाथ में कांग्रेस आई और फिर इतनी तेजी से बढ़ी कि फिर ब्रिटिश के लिए यही भस्मासुर बन गए। ये इनके हाथ में था नहीं और आजादी भी ले लिया। बहरहाल, तो जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो 9 अधिवेशन कांग्रेस के यूपी में होते हैं, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, प्रयाग जो आज है, और मेरठ में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है लखनऊ का 1916 का लखनऊ का अधिवेशन, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता होता है कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से। इसके बाद असल शुरू होता है आंदोलन, वो है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस आंदोलन में भी हमारी भूमिका सबसे अग्रणी रही। जन आंदोलन हम ही ने किया, हर तरफ विरोध, प्रोटेस्ट, किसानों ने लगान देने से मना, हम ही ने किया। और ये चौरी चौरा में घटना, जो घटना कहा जाए, लोग कांड कहते हैं, गलत है, घटना थी ये। और जो भी हुआ वो एक गांधी जी की नीति के खिलाफ था, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि अहिंसा हो, हिंसा के द्वारा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश इतने ताकतवर हैं कि हिंसा में, ब्रिटिश इतने ताकतवर है कि हम उनसे हिंसा से जीत नहीं सकते। लेकिन हम अगर पत्थर की दीवार बन के उनके सामने खड़े हो जाएं, हम उनके आदेश की अवहेलना करें, तो संभव नहीं है कि वो हमें हरा सके। जब जन जन उनका विरोध करने लगेगा तो उन्हें खुद ही लगेगा कि हम अब आउटसाइडर हैं, हमें चले जाना चाहिए। अंत में मैं इसको शॉर्ट करके पहुंचता हूं काकोरी गढ़ की घटना पे, वो भी कानपुर में हुई, जो हमारे यूपी में है। और इस घटना में जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी क्रांतिकारी थे, वो पकड़े गए, उन्हें सजा हो गई। लेकिन मरते मरते राम प्रसाद बिस्मिल ने बिस्मिल अजीमाबादी का एक शेर फांसी लगते वक्त सुना दिया, और वो स्लोगन बन गया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए का दिल में है। सविनय अवज्ञा दूसरा चरण है, इसको मैं शॉर्ट करता हूं, चूंकि मुझे पर्ची मिल गई है, समय लंबा शायद मैं बोल गया। उसमें भी प्रतीकात्मक रूप से कानपुर में हमने नमक सत्याग्रह किया। और सबसे इंपॉर्टेंट है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, गांधी जी का नारा, जिसमें जहां हम जिस धरती पर मौजूद हैं, इस धरती में चित्तू पांडे का नाम हम भूल नहीं सकते, जिन्होंने इस धरती को उनके लिए एक मिसाल कायम कर दिया कि उन्होंने ब्रिटिश के रहते रहते 19 अगस्त से 22 अगस्त तक बलिया को ब्रिटिश शासन से आजाद करा दिया। और वो आजादी एक मिसाल, एक लैंप बन गई पूरे इंडिया के लिए।
ढेर सारे यूथ उसमें शामिल हो गए। चित्तू पांडे की एक घटना मैं बता के अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा हूँ कि एक गांव था जिसमें एक दो नाम के व्यक्ति, एक ही नाम के दो व्यक्ति थे, और पुलिस वारंट लेके वहां गई और गलत आदमी को पकड़ लिया। गांव वाले ने पुलिस वालों को मार के उसे छुड़ा लिया, तो पूरे गांव पे एफआईआर हो गया। पूरे गांव पर जब एफआईआर हुआ तो उसका मुकदमा लड़ने के लिए चित्तू पांडे मुख्तार थे, मुख्तारी करते थे, उन्होंने उनका मुकदमा लड़ा। और उसमें जज से जो जैकलिन थे जज, यानी डीएम भी जज हुआ करते थे, उनसे बहस हो गई और सामने गले में लटकाने वाली घड़ी थी उसको उन्होंने उठा लिया। अब कहा मैंने उठाया है और आप दूसरे को कैसे अरेस्ट कर लेंगे, समझाने के लिए। इस पर जज ने कहा कि तुमको बलिया में कितने लोग जानते हैं। तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा जिस पर उन्हें राष्ट्रद्रोह लगाया गया। कहा कि कोई अभागा ही होगा इस 7 लाख की बलिया की आबादी में जो मुझे नहीं जानता हो। और इससे उसको लगा कि अब ये विद्रोही हो जाएगा, उस पर राष्ट्रद्रोह लगा दिया गया। बात लंबी हो गई, बलिया पर काफी बातें हो चुकी हैं, इसलिए मैं बलिया पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमसे ज्यादा अच्छा बोल चुके हैं। सूरज को चिराग नहीं दिखाना है। बस एक शेर के साथ मैं ये अनुरोध करूंगा आप लोगों को कि देखिए, एक तो इस तरह के प्रोग्राम होते रहना चाहिए ताकि हम अपने पूर्वजों को याद कर सके, उनकी कुर्बानियों को याद कर सके, क्योंकि ये छोटा कार्यक्रम नहीं है। जब सूरज डूबता है तो वो दुनिया को एक चैलेंज प्रस्तुत करता है कि हु विल प्रोवाइड यू लाइट व्हेन आई एम गॉन, मेरे बाद तुमको कौन प्रकाश देगा। तो छोटी सी दिया उस चैलेंज को कबूल करती है, कहती है आई एश्योर आई विल प्रोवाइड द लाइट आफ्टर यू गॉन। तो इस तरह के कार्यक्रम हमें वही रोशनी देते हैं जो हम धीरे धीरे न्यू जनरेशन भूलती जा रही है, उनको याद दिलाने के लिए। जो बुझ गए चिरागों की लौ बढ़ाते हुए, जो बुझ गए चिरागों की लौ बढ़ाते हुए, हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए, हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।